हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जितने भी बच्चे क्लास 9th में पढ़ते हैं और जिनके पास साइंस विषय है वो मेरी कक्षा को देख सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट NCERT का लिया गया है। तो देखिए, जितने भी बच्चे हमारी क्लास 9th में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो सभी बच्चे जो हैं 9th वाले जो हैं उनका देखिए अध्याय चल रहा है 3, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, जिसकी मैं 3 कक्षाएं पूरी पढ़ा चुका हूं और आज हमारी इसकी 4थी कक्षा है। तो जितने बच्चे हैं सभी बच्चे शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहें और क्लास का मज़ा लेते रहें और अपनी अपनी NCERT को खोल लें, क्योंकि सारा का सारा कंसेंट, सारा का सारा जो हमारा लिया गया पॉइंट है, टॉपिक है, वो सारे के सारे किसके हैं? NCERT के। तो बैठे रहें, शांत बैठे रहें और मज़ा लेते रहें और क्लास में पढ़ते रहें और इन्जॉय भी करते रहें। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं। देखिए, आज हमारी जो क्लास 4 है, 4थी क्लास है, उस 4थी क्लास में मुझे आज ये देखना है कि हमें इस क्लास को स्टार्ट करना आयन से। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि आखिर में आयन क्या होता है। तो देखिए, हमें यहाँ समझना है कि आयन क्या है। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए प्यारे बच्चों, आयन की, कि भैया आयन क्या होता है। अगर मैं आयन की बात करता हूं तो देखिए, पहली बात सुनिए, देखिए धातु तथा अधातु, ठीक, धातु तथा अधातु युक्त यौगिक, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो धातु और अधातु से मिलकर के बने होते हैं, उनके ऊपर क्या है? आवेशित कण होते हैं। ठीक है, धातु तथा अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, यानी कि उनके ऊपर आवेशित कण होते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरा धातु क्या है और अधातु क्या है। तो हम यहाँ पर गौर से देख सकते हैं, ये जो लिखे हुए एलिमेंट हैं प्यारे बच्चों, ये सभी आते हैं धातु में और ये सब आते हैं अधातु में। ये सब क्या है? अधातु। और ये वाले जो लिखे हुए हैं ये है मेरे क्या? धातु। तो देखिए, ये है धातु। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, ये है धातु, जैसे सोडियम, जैसे कि आयरन, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि कॉपर। तो ये सब मेरी धातु हैं। और ये अधातु, जैसे आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है? अधातु। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? धातु, धातु का मतलब ये तथा अधातु, अधातु का मतलब ये। तो एक इसका, ठीक, धातु तथा अधातु युक्त यौगिक, ऐसा यौगिक जो धातु और अधातु से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, ऐसे यौगिक जो धातु और अधातु से मिलकर, उनके ऊपर क्या होते हैं? आवेशित कण होते हैं। तो देखिए, पहले देखिए, अब आवेशित कण कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए, पहले इस रिएक्शन को देखिए आप। ये देखिए, एक रिएक्शन है NaCl। तो NaCl है प्यारे बच्चों क्या? कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड है जो धातु और अधातु से मिलकर के बना है। तो देखिए यहां पर देखिए, ये है हमारी धातु और Cl मेरी क्या है? अधातु। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा यौगिक है जो धातु और अधातु से मिलकर के बना है। अब हम इसे तोड़ के देखते हैं। तो देखिए, जब हमने इसका क्या किया? ब्रेक डाउन। तो देखिए, मुझे यहां पर ये देखिए, ये अलग मिल रही है और ये अलग मिल रही है। तो सोडियम के ऊपर मुझे मिला है धन आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन। ये मिल रहा है मुझे, इसके ऊपर क्या मिला है मुझे? धन आयन, यानी कि धनायन। ठीक, और इस पे क्या मिल रहा है मुझे? ऋणायन। अब ये जो मेरे पास है, एक है धातु और एक है अधातु। इन दोनों के ऊपर देखिए, एक के ऊपर है पॉजिटिव साइन, एक के ऊपर है नेगेटिव साइन। तो इन्हीं को ही मैं क्या कहता हूं? आवेशित कण। देखिए, आवेशित कण प्लस या माइनस ये होते हैं। ये देखिए, ये है धातु अधातु। ठीक, अब देखिए, धातु तथा अधातु युक्त यौगिक, ऐसे यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। ये है आवेशित कण। इन आवेशित कणों को ही मैं आयन कहता हूं। आयन में किसे कहूंगा? इसे आयन में किसे कहता हूं? जो उनके ऊपर प्लस मिल रहा है और जो मुझे नेगेटिव मिल रहा है, जो सिंबल मिल रहा है, उसी को मैं क्या कहता हूं? आवेशित कण। तो आवेशित कण को हम क्या कहते हैं? आयन। तो इसे मैं क्या कहूंगा? आयन। देखिए,
तो हम उसी को क्या कहते हैं, आयन। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम देखिए तो ये है, देखिए आयन, ये है आयन, ये दोनों चीजों को हम कहते हैं आयन। आयन, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयन। देखिए सोडियम क्लोराइड, ठीक, NaCl, ठीक, सोडियम क्लोराइड, इसमें धनात्मक, ठीक, सोडियम आयन। तो सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करता हूं, ये है सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम क्या है, धनात्मक आयन। तो इसमें देखो लिखा है सोडियम आयन, इसमें क्या है, इसमें धनात्मक क्या है, सोडियम आयन। इसे हाईलाइट कर लो, इसे हाईलाइट कर लो, देखिए समझिए एक बार और अच्छी तरह से। तो हरा लो बोले, ये देखिए इसमें देखिए धनायन, सोडियम आयन, ये है धनायन, जो धनायन है वो है हमारा ये सोडियम क्लोराइड में, ठीक। तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन क्या है, ऋणात्मक। तो इनका संगठन कण के रूप में विद्यमान होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, एक कंपोनेंट्स के रूप में विद्यमान हैं। तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास सोडियम क्लोराइड, तो इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या है मेरे पास, धनायन, और क्लोराइड क्या है मेरे पास, ऋणायन। तो ये है मेरे पास ऋणायन और ये है मेरे पास धनायन। तो ये धनायन और ऋणायन दोनों आपस में क्या होती हैं, इसमें क्या होती हैं, इसमें समावेश होती हैं। अर्थात ये एक संगठक के रूप में दोनों मिलकर के मेरा सोडियम क्लोराइड बनाती हैं। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज समझनी है यहाँ पर, कि आखिर में ये जो सोडियम है, हम यहाँ पर यह समझेंगे कि आखिर में ये सोडियम है, ये धनायन क्यों है। और वहीं पर मैं बात करता हूँ इस क्लोराइड आयन की, तो इस क्लोराइड आयन की बात करता हूँ कि ये ऋणायन क्यों है। तो हम थोड़ा इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आखिर में वह धनायन क्यों है और वो ऋणायन क्यों है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर में जो ये आयन है, ये आयन है, ठीक, आवेशित कण हैं, इन्हीं को मैं क्या कहता हूँ, आयन। तो जो आयन है आखिर में प्यारे बच्चों ये बन क्यों रहे हैं, हमें सबसे पहले तो ये समझना कि आखिर में ये बन क्यों रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें अच्छी तरह से पहले हम देखते, सबसे पहले देखो हमें देखना है आयनों का बनना। सबसे पहले देखिए हमें देखना आयनों का बनना, आयनों का बनना, आयन आखिर में क्यों बन रहे हैं। हमारी बात यहां पर ये है, हमारे दिमाग में बात चलिए आखिर में आयन क्यों बन रहे हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से भैया ये आयन बन रहे हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम अच्छी तरह से मालूम है, हम पढ़ते आ रहे हैं, हम इससे पिछली कक्षाओं से, हम कक्षा 6 से, कक्षा 7 से, कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, और कक्षा 9 में भी हमने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो जो मेरा परमाणु है प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये तीनों से मिलकर के बना है। तो ये है मेरे पास परमाणु, ये है मेरे पास क्या, एटम। इसे देखिए, ये है मेरे पास क्या, एटम, यानी कि परमाणु। ये देखो परमाणु, तो ये है परमाणु। अब इस परमाणु को देखिए, तो ये परमाणु देखिए किन चीजों में लिखा है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो परमाणु प्यारे बच्चों वो होता है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर के बना है। तो ये है परमाणु। इलेक्ट्रॉन्स इसमें चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए नाभिक में, नाभिक कहता हूं मैं इसे कहता हूं नाभिक, इसे कहता हूं नाभिक। देखिए नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ पर नाभिक जो है ना, ये इसमें देखिए प्रोटॉन है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो हमारी यहाँ पर बात है कि नाभिक के अंदर में मुझे जितने प्रोटॉन होंगे, मेरे नाभिक के अंदर में मेरे जितने प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर जितने ये प्रोटॉन होंगे, देखिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन्स, जितने यहाँ प्रोटॉन है उतने ही संख्या में जो इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये है देखो प्यारे बच्चों नाभिक, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। दूसरी बात, जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके चारों ओर क्या लगाते रहते हैं प्यारे बच्चों, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे सूर्य की पृथ्वी चक्कर लगा रही है,
तो ये उससे जितने प्रोटॉन हैं, यही देखो लिखा है, नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहली पॉइंट। दूसरी बात समझिए, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अब जितने प्रोटॉन हैं तो प्रोटॉन पर क्या होगा, धन आवेश, पॉजिटिव होगा, ठीक। और जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश। तो प्रोटॉन पे है धन आवेश और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन्स पे ऋण आवेश और प्रोटॉन पे होता है धन आवेश। देखिए, प्रोटॉन पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक। इतनी बात। तो जितना मेरे पास प्रोटॉन है पॉजिटिव, उतना ही मेरा अमाउंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। यही बात तो हम पढ़ चुके हैं। तो जितने मेरे यहाँ पर देखिए प्रोटॉन मिल रहे हैं मुझे पॉजिटिव नाभिक में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके आसपास क्या, नाभिक के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। तो ये देखो बराबर है, इसका मतलब बराबर रेशियो है। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा, दोनों की संख्या बराबर होगी। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक। अब देखिए, विपरीत आवेश होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। भैया एक पर तो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, प्रोटॉन पर क्या है, धन आवेश चार्ज। मान लीजिए कि किसी नाभिक के अंदर में प्रोटॉन की संख्या है 5, तो उसमें चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या भी कितनी होगी, 5। फर्क कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, -5, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना होगा, -5 चार्ज होगा और प्रोटॉन के पास क्या होगा, +5 चार्ज। भैया 5 धन के हैं और 5 ऋण के, तो कट गए, जिसकी वजह से मेरा को क्या होता है, जिसकी वजह से परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन। ये देखो, जितने ही धन के हैं उतने ही ऋण के हैं, इसी की वजह से मेरा परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। पहले इसे समझ लीजिए आप, उतना ही क्या होता है परमाणु मेरा, विद्युत उदासीन। अब देखिए, यदि इस विद्युत उदासीन, अब जो विद्युत उदासीन है, जितने ही तो प्यारे बच्चों उसमें प्रोटॉन है, उतने ही प्यारे बच्चों उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दोनों की संख्या बराबर है। प्रोटॉन पर मुझे धन आवेश मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर मुझे ऋण आवेश मिल रहा है, दोनों क्या है, सेम अमाउंट में। तो जिसकी वजह से परमाणु क्या हो जाता है, मेरा उदासीन। अब परमाणु क्या है मेरा, बिल्कुल उदासीन, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वजह से मेरा परमाणु क्या है, उदासीन, प्यारे बच्चों। अब देखिए, तो इस वजह से विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन परमाणु में, इस परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब किसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि हम पहली बात कह चुके हैं कि हमारा जो परमाणु होता है, उस परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक मान लीजिए 5 प्लस के क्या है मेरे प्रोटॉन, उसके चारों ओर 5 माइनस के क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब भैया वहां में एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो क्या होगा, मेरे माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। और प्रोटॉन और जो परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में 5 हैं क्या, प्रोटॉन, तो प्लस के हैं 5, बे हैं कम। अब में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक माइनस की संख्या अधिक हो गई है। वही तो देखो कह रहा है इसमें, अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए उस परमाणु जो उदासीन है, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो एक, ये देखिए प्यारे बच्चों यहां पे लिखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। भैया जब एक संख्या बढ़ रही है, पहले बैलेंस बराबर है भैया, बिल्कुल एक तराजू में 5 किलो क्या रखा है मेरे पास, 5 किलो प्लस का वाट रखा है, दूसरे तराजू में प्लस माइनस का 5 किलो वाट रखा है, इक्वल 7 है। अब मैंने माइनस वाले में थोड़ा वजन रख दिया तो वो तो पलड़ा भारी हो जाएगा उसका। तो वही तो कह रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है मेरे परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी। यही देखो लिखा है प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, इसे समझिए। अब देखते हैं थोड़ा आगे, देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अभी हमें बता चुका हूं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से, जब ये है मेरे पास प्लस के 5
प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या है प्लस के 5, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं -5। अब यहां में एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो अब देखिए मेरे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर जो प्रोटॉन थे प्लस के 5, अब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मालूम कितने 6, एक वो माइनस के हो जाएंगे, सॉरी बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा ये माइनस का, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस का अधिक होगा, वही तो कह रहा है। तो ऋण आवेश की अधिकता होने की वजह से, ऋण आवेश अधिक होने की वजह से परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। भैया वहां में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा परमाणु था, तो जो मेरा क्या था परमाणु, देखिए एक बात समझिए प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास परमाणु, ठीक। इस परमाणु के नाभिक में ये है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन है मेरे पास 5, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 5, ठीक, जो उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक, अब ये एक इलेक्ट्रॉन्स में आएगा, तो अब मेरा जो परमाणु है, अब इस परमाणु में प्रोटॉन तो मेरे पास 5 ही रहेंगे पूरे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6 माइनस के, ठीक। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेरे पास। तो यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो परमाणु कैसा हो जाएगा, परमाणु कैसा होगा ऋणावेशित। तो परमाणु कैसा होगा ऋणावेशित। भाई एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया है तो ऋणों की संख्या बढ़ा, माइनस की संख्या अधिक है, तो हम कह सकते हैं परमाणु मेरा ऋण आवेशित हो गया है। तो वही तो देखो लिखा है, ऋण आवेश होने की अधिकता की वजह से परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। अब समझिए ऋण आवेशित हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब इलेक्ट्रॉन्स उसमें अधिक हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है अधिक हो गए, तो मेरा परमाणु कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों ऋणावेशित हो जाएगा। इसमें सिंपल बात है। तो मेरा परमाणु क्या हो जाएगा ऋणावेशित, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, उसमें एक हो गई। इसी प्रकार से, अब इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन समझिए, इसी प्रकार से देखिए हम समझते हैं एक और कंडीशन को, देखिए इसमें इसी प्रकार यदि परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मान लीजिए कि मेरे पास ये है, इसमें जब एक बढ़ा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गए। अब इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, तो निकालने बाद क्या होगा, तो मेरे पास जो प्रोटॉन है ना 5 के, मेरे पास 5 प्रोटॉन प्लस के हैं, तो अब मेरे पास जो है क्या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 रह जाएंगे। पहले 5 थे, इसमें से एक निकाल दूं, यहां पर एक को क्या कर दो आप रिमूव कर दो, यहां पर एक को निकाल दो, तो 5 में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स 4 बच रहे हैं। अब 4 बच रहे तो प्रोटॉन की संख्या अधिक है, तो परमाणु कैसा हो जाएगा मेरा धनावेशित। तो परमाणु कैसा हो जाएगा मेरा धनावेशित। देखो यही लिखा है, इसी प्रकार यदि परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक, परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तब देखिए परमाणु में प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूंगा तो भैया मेरे धन वाली संख्या है वो अधिक हो जाएगी, ठीक, अधिक होता है, जिससे परमाणु धन आवेशित हो जाता है। अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित, धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होते हैं, जैसे मैं आयन कहता हूं। आयन किसे कहते हैं, अगर कोई मेरे पास परमाणु है, उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन से या तो निकलेंगे, या तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दो आप। जब एक इलेक्ट्रॉन से निकाल देंगे किसी परमाणु में, तो क्या हो जाएगा मेरा परमाणु धनावेशित हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा आ जाए तो परमाणु मेरा ऋणावेशित हो जाएगा, तो ऋण की संख्या हो जाएगी। इसी को देखिए, देखिए और समझिए एक बार और, देखिए किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने, ये है मेरे पास एक परमाणु और यहां पर है प्रोटॉन है 5, ठीक, और आपके 5 ही क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो आप, यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दो निकाल दो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल देते हैं, तो हम यहां पर से एक निकाल देते हैं, तो अब मेरे पास जो परमाणु है, देखो 5 तो मेरे पास पहले थे प्रोटॉन धन के,
एक इलेक्ट्रॉन से निकल गया तो मेरे पास रह गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी, तो मैं अब कहूंगा क्या, परमाणु क्या हो गया मेरा, धनावेश, धन की संख्या अधिक है तो परमाणु क्या होगा मेरा, धनावेशित। ठीक, यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएगा तो देखिए मेरे पास जो प्रोटॉन थे वो तो 5 के धन के ही थे, 5 क्या थे, धन के। अब एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन आने के 5 की जगह कितने हो गए, 6 क्या हो गए इलेक्ट्रॉन धन के। तो अब क्या है, अब कह सकता हूं मैं परमाणु क्या हो गया मेरा, अब परमाणु क्या होगा मेरा, ऋणावेशित। अब परमाणु क्या होगा प्यारे बच्चों मेरा, ऋणावेशित। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में आ रहा परमाणु तो परमाणु ऋणावेशित हो रहा है, एक निकल रहा है तो परमाणु धनावेशित हुआ। वही बात देखिए यहाँ पर, इसी को मैं आयन कहता हूँ। ये देखिए किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होते हैं, आवेशित कण प्राप्त। अब निकलेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन तो परमाणु धनावेशित होगा, एक जुड़ जाएगा तो ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक, तो इन आवेशित कणों को मैं क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों, आयन कहता हूँ। तो इन्हीं को मैं क्या कहता हूँ, आयन। देखिए अब हम थोड़ा और देखते हैं, तो अभी हम थोड़ा और देखते हैं। एक सेकंड यार, जैसे कि देखिए, जैसे हम सोडियम परमाणु की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सोडियम परमाणु की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोडियम परमाणु की। देखिए तो हम बात कर रहे हैं क्या, सोडियम परमाणु की। देखिए सोडियम परमाणु की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सोडियम के परमाणु में जो सोडियम का एटम होता है, जो सोडियम का मेरा एक परमाणु है, सोडियम के परमाणु देखिए 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें 11 तो प्रोटॉन मिलेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देख लेते हैं, यह विद्युत उदासीन होता है। देखिए ये है मेरे पास सोडियम का एक परमाणु, इसे कहता हूं मैं सोडियम का परमाणु, ये देखो लिखा हुआ है। अब इसके अंदर में 11 तो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन भैया किसके हैं, धनावेश, ठीक है। और इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए 1 2 ठीक, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, सब माइनस के होते हैं, ठीक है, सब क्या है, माइनस के। तो सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये विद्युत का उदासीन है। भाई हमने तो पहली बात की थी कि कोई भी मेरे पास जो परमाणु होता है उस परमाणु में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। ठीक, अब इसमें से क्या कर रहा है, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन से निकल जाए, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव कर दिया मैंने। तो 11 थे तो वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो अब यहां पर देखिए प्रोटॉन मेरे पास 11 के 11 ही बचे, भी तो 11 धन के थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मेरे पास कितने बचे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर प्रोटॉन तो मेरे पास कितने हैं, 11 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10, एक निकल गया। तो अब ये परमाणु कैसा हो गया, धनावेशित। अब ये परमाणु कैसा हुआ, धनावेशित। तो देखिए यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर अब केवल परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स बचे हैं। अब यहां पर कितने बचे हैं, 10 तो बचे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और 11 बचे हैं प्यारे बच्चों क्या, प्रोटॉन्स। ठीक, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक है, अर्थात प्रोटॉन अधिक है, इधर को लिखा है, इसलिए सोडियम परमाणु धनावेशित हो जाएगा। इसलिए सोडियम परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशित। ये देखिए, तो सोडियम कैसा हो जाएगा, परमाणु धनावेशित। इसलिए हम सोडियम को क्या पॉजिटिव मान लिखते हैं, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव साइन है। यहां से देखिए हम समझ गए, तो इस प्रकार से हमें ये समझ गए। अब आगे देखिए क्लोरीन वाला देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर देखते हैं अभी। देखिए अब हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की। ठीक, देखिए
अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन की, तो यहां पर देखिए यहां 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 17। ये देखो दिखाऊंगा, 17 तो प्रोटॉन है धन के। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 11 11 12 13 14 15 16 17। तो यहां पर देखिए 11 तो क्या है मेरे पास, 17 तो मेरे पास क्या है? प्रोटॉन। तो 17 है मेरे पास प्रोटॉन और 17 ही क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है? ये विद्युत क्या क्या है? उदासीन। अब इसमें यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें? अधिक हो रहा है, गेन हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहां पर? गेन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर आएगा तो फिर देखते क्या होगा। अब यहां पर देखते हैं तो प्रोटॉन कैसे है मेरे पास? 17 के 17 हुए। अब इलेक्ट्रॉन 17 में से एक एक्स्ट्रा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब देखिए अगला 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 17 में से 18 हो गए। अब यहां पे लिख सकते हैं, देखिए यहां 17 तो प्रोटॉन है और 18 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन्स अधिक है तो क्लोरीन ऋण आयन हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? ऋण आयन। तो मेरा क्लोरीन क्या हो जाता है? ऋण आयन। तो यहां पर देखिए हम जब भी कभी लिखते हैं तो क्लोराइड क्या मेरा ऋण आयन बन जाता है। तो हमें यहां पर समझे कि आयन इस प्रकार से तो मेरा आयन बनना है और इस प्रकार से मेरा आयन क्या कम हो रहा है। अब इसके बाद देखिए हम हाँ, तो देखिए अब देखते हैं इसे। देखिए परमाणु का आयन। तो सभी बच्चे देखिए यहाँ पर देखिए अब परमाणु का आयन है ना। देखिए इसमें देखो बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन क्या है? तो सबसे पहले देखिए हमें ये समझते हैं कि बहुपरमाणुक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा है बहुपरमाणुक। तो यहाँ पर देखो लिखा है बहु। इस बहु का मतलब होता है बहुत, ठीक, बहुत। और परमाणु का मतलब है परमाणु। तो हम यहाँ पर कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। अब ऐसे आयन होंगे जिसके अंदर परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, जैसे नाइट्रेट। जैसे नाइट्रेट, अगर मैं नाइट्रेट में देखता हूँ तो देखिए एन का है एक परमाणु, ये है हमारे पास नाइट्रोजन का है एक परमाणु और ऑक्सीजन के हैं 3 परमाणु, ठीक। तो इसे मैं कहूँगा जहाँ पर परमाणुओं की संख्या क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं परमाणुओं की संख्या क्या है। यहाँ पर है देखिए परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर है परमाणुओं की संख्या 4। तो परमाणु संख्या अधिक। तो अब मैं इसे कहूँगा क्या? बहुपरमाणु। अब मैं इसे कहूँगा बहुपरमाणु। अब इसके ऊपर लगा हुआ है आयन, तो मैं इसे कहूँगा बहुपरमाणुक आयन। ये सब क्या है? 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 तो बहुपरमाणुक आयन वो होते हैं जिसमें परमाणु की संख्या क्या होती है? 1 से अधिक। तो यहाँ पर हमें 1 से अधिक परमाणु की संख्या मिल रही है। थोड़ा देखिए यहाँ पर आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए हम यहाँ समझते हैं। देखिए तो देखिए परमाणुओं के समूह, देखिए परमाणुओं के समूह, ये है देखिए परमाणुओं के समूह। तो परमाणुओं के समूह क्या है? ये परमाणु। देखिए परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश, ये है नेट आवेश, या तो प्लस या माइनस, इसे मैं कहता हूं नेट आवेश। इसे मैं कहता हूं नेट आवेश। तो नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु यानी कि पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। देखिए परमाणुओं का समूह, ये है परमाणुओं का समूह। देखिए ये है मेरे पास N एक परमाणु, तो 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो ये क्या है?
5 परमाणुओं का समूह है। तो ये क्या है मेरा 5 परमाणुओं का समूह। तो इसमें क्या है 5 परमाणुओं का क्या है भैया, ये 5 परमाणुओं का क्या है ये समूह यानी कि ग्रुप। ठीक, तो यह 5 परमाणुओं क्या है मेरे पास समूह। तो इस 5 परमाणुओं के समूह को ही मैं कहता हूँ क्या बहुपरमाणुक। इसी को मैं क्या कहता हूँ बहुपरमाणुक। अब इसके ऊपर नेट आवेश है, अगर इसके ऊपर नेट आवेश है, इसके ऊपर नेट आवेश है तो मैं कहूँगा आयन, तो मैं इसे कहूँगा आयन। तो बहुपरमाणुक आयन होते हैं कि जहाँ पर परमाणुओं की संख्या अधिक है और उस पर कुछ न कुछ नेट चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये क्या है एक परमाणु का ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक परमाणु है, नाइट्रोजन का एक परमाणु है, जबकि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, जबकि 1 2 3 4 हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। अतः यह बहुपरमाणुक है जिस पर +1, ठीक, जिस पर +1, ये देखिए लिखा हुआ है, जिस पर +1 आवेश है, चार्ज है, अर्थात यह बहुपरमाणुक आयन है। तो मैं इसी को बहुपरमाणुक आयन बोलता हूँ। तो ऐसे करके हम इसे बहुपरमाणुक आयन बोलते हैं। अब हम थोड़ा और आगे इसे देखिए, यहाँ देखिए अब हम देखते हैं आखिर में आयनिक यौगिक उसमें कौन कौन से संगठक हैं और उसका आखिर में मास का रेशियो क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक आयनिक यौगिक ले लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। ये है मेरे पास एक आयनिक कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इस जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें मैं देख रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो मेरे पास कैल्शियम है और दूसरा है मेरे पास ऑक्सीजन। तो एक तो है हमारे पास कैल्शियम और दूसरा है मेरे पास ऑक्सीजन। अब मैं मास की बात करता हूँ, अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूँ तो कैल्शियम का मास होता है 40 यूनिट, 40 यूनिट। वहीं पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का है क्या 16 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। तो हम इन दोनों को, जब मैंने कैल्शियम का नीचे लिख दो हम कैल्शियम का, ऑक्सीजन के नीचे लिख दो ऑक्सीजन का, तो ये क्या है मेरे पास रेशियो, ठीक। तो ये है रेशियो। तो हम इस रेशियो को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक ऐसी संख्या को हमें चुनना है जिसका में 40 का में भाग चला जाए और उसका 16 में भाग चला जाए। तो मैं यहाँ पर 8 संख्या ले ली, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40/8 और 16/8। अब 40 को हम 8 से काटेंगे, ठीक है, ये है 40, तो 40 में भाग देंगे 8 का, तो 8 × 40, ठीक। तो देखिए 5 आ गया, अब से काट दो 2 में। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कैल्शियम और जो ऑक्साइड है ऑक्सीजन है, इन दोनों का रेशियो देखें तो मुझे 5:2 मिलता है। मुझे क्या मिलता है 5:2। तो वही देखिए मुझे मिला 5:2। तो इसी प्रकार से वो मुझे क्या मिलता है 5:2। तो इसी प्रकार से देखिए हम अगला देखते हैं। अगला देखिए मिल रहा, अगला मैंने आयनिक ऑक्साइड या मैग्नीशियम सल्फाइड। ये है मेरे पास मैग्नीशियम सल्फाइड। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, संगठित घटक है। तो देखिए एक तो है हमारे पास मैग्नीशियम, दूसरा क्या है हमारे पास सल्फर। तो ये है मेरे पास मैग्नीशियम और ये है मेरे पास सल्फर, ठीक। अब मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम क्या है 24 यूनिट। इसका मास द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान क्या है 24 यूनिट। और सल्फर का क्या है 32 यूनिट, ठीक। तो 24:32 में लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे फिर वही काम करना है, ऐसी संख्या का हमें ढूंढनी है, ऐसी संख्या में चूज करनी है जिसका क्या है दोनों जगह पर भाग चला जाए बराबर। तो मैं इसे आकार में छोटा कर सकता हूँ बस। तो हम यहाँ पर आकार में देखिए 8 का अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा और 8 का इसमें भी भाग चला जाएगा, तो क्या है 3:4। अब मैंने इस रूप से ये वाला रूप बना लिया छोटा, तो यही तो लिखा हुआ मेरे पास क्या एनसीईआरटी में 3:4, वही तो लिखा है 3:4। तो हमने देखिए ऐसे करके इस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हम थोड़ा थोड़ा समझा। इसी प्रकार से देखिए हम अगली लेते हैं आयनिक यौगिक। हमने देखिए एक और लिया एनसीईआरटी में दे रखा है सोडियम क्लोराइड। ये है मेरे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर देखिए सोडियम को अलग किया, क्लोरीन को अलग किया।
तो सोडियम हमारे पास अलग है, क्लोरीन अलग है। अब हम दोनों का रेशियो देखेंगे, ये किस किस रेशियो में है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सोडियम की, अगर बात करते हैं तो सोडियम है मेरे पास कितनी, 23 यूनिट। इसका मास होता है 23 यूनिट और इसका होता है 35.5 यूनिट। अब इनमें अगर किसी में देंगे भाग तो भाग नहीं जा रहा है हमसे किसी का, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट कैसे लिख दें, क्योंकि हमें दोनों संख्या प्यारे बच्चों ऐसी मिलेंगे न। तो इसमें देखिए किसी का अगर मैं इसमें 23 का भाग दे दे तो उसमें नहीं जा रहा, इसमें 5 का नहीं जा रहा है, इसमें तो यहाँ पर कोई चीज़ हमें कट नहीं रही है, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर किसी चीज़ का भाग नहीं जा रहा, तो हम इसे ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे। तो ये मेरा क्या बनेगा, इनका एक रेशियो। अब हमें थोड़ा यहाँ पर यह समझना है प्यारे बच्चों कि जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो रासायनिक सूत्र का लिखने का देखना है। रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र लिखना प्यारे बच्चों। देखिए किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण है, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके जो प्रतीक होते हैं, किसी का अगर मैं रासायनिक सूत्र लूंगा तो मान लीजिए मैंने किसी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, एलिमेंट्स। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप एलिमेंट्स, जब डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, तो मेरा यौगिक का क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देख लो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, ये है यौगिक। यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्यारे बच्चों यौगिक का क्या बन गया, ये अणु। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। ये देखिए डिफरेंट है। तो यौगिक में क्या कहा गया, यौगिक में क्या, यौगिक वे होते हैं, यौगिक के अणु वे होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्या, विभिन्न प्रकार के क्या परमाणुओं का, भिन्न भिन्न प्रकार, विभिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के आपस में लेकर के यौगिक बनाते हैं, वही तो है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप एटम्स, डिफरेंट टाइप्स एटम्स कह दो या एलिमेंट्स ऑफ एटम्स कह दो कुछ, ठीक। तो अब ये क्या है, तो उसके संगठक का प्रतीकात्मक, तो जो एलिमेंट होते हैं उनके जो प्रतीक होते हैं उनका एक क्या है, निरूपण है। तो ये क्या है, निरूपण। ये है देखो H2, ये क्या है, H2O की बात करते हैं तो क्या है, हाइड्रोजन, किसमें क्या है, हाइड्रोजन का प्रतीक है और ऑक्सीजन का प्रतीक है। तो क्या है, उनके प्रतीकों में क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार से ये तो ये क्या है मेरे, एक रासायनिक सूत्र। तो देखिए भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूली सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। अब ये जो केमिकल फॉर्मूला है, अब इन केमिकल फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, अभी देखो समझते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं। अब मुझे थोड़ा एक चीज़ और समझनी है संयोजकता के बारे में, कि आखिर में संयोजकता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं संयोजकता की, संयोजकता जिसे मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों बैलेंसी। तो संयोजकता को हम कैसे बैलेंसी, तो इसमें देखेंगे आखिर में बैलेंसी क्या है। देखिए यहाँ पर किसी तत्व की संयोजन शक्ति, बैलेंसी का मतलब बैलेंसी, 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 ये है देखो बैलेंसी, इसे कहता हूँ मैं बैलेंसी, इसे कहता हूँ मैं संयोजकता, इसे कहता हूँ मैं बैलेंसी, ये से कहता हूँ मैं बैलेंसी। तो ये क्या है मेरी बैलेंसी, इसे क्या कहता हूँ ज़्यादातर बैलेंसी। तो बैलेंसी मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरी पर कार्बन देख लीजिए, तो कार्बन की मुझे बैलेंसी कितनी देखिए, 4। तो देखिए 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कार्बन की कितनी है, 4। कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़े हुए, तो ये से मैं कहता हूँ बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं, अर्थात कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं, ठीक, 4 बॉन्ड हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कार्बन की बैलेंसी यहाँ पर कितनी है, 4। तो ये क्या है, ये क्या है, इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे कहता हूँ मैं संयोजन शक्ति, एक कॉम्बाइनिंग पावर। तो इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं कहता हूँ संयोजन शक्ति,
इसे कहता हूं प्यारे बच्चों संयोजन शक्ति। उसकी पावर, उसकी क्षमता कितनी है, तो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। इसी की क्या कहलाती है, संयोजकता। जैसे कि नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं अमोनिया में, तो देखिए नाइट्रोजन एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, ये क्या है इसकी संयोजन क्षमता, एक कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, पावर, संयोजन शक्ति, ये जुड़ने की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन की बात करें ना, तो देखिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं, ठीक, 3 बॉन्ड है, तो अर्थात इसकी बैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई इसकी बैलेंसी। अब हाइड्रोजन एक ही से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की 1 हुई, हाइड्रोजन एक ही से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की क्या हुई, 1। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए समझ के, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं किसी तत्व की संयोजन शक्ति ये है, उसके जुड़ने की पावर, वो किस पावर से जुड़ रहा है, किसके साथ में, संयोजन शक्ति या क्षमता, ठीक है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उस तत्व की प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो इसमें देखते हैं, तो यहां पर मुझे देखता हूं, तो यहां पर मुझे नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है, तो संयोजकता यहां पर 4 है, तो इसी को कहता हूं मैं बैलेंसी। तो जो बॉन्ड के साथ में जुड़ी हुई है उसी को मैं कहता हूं बैलेंसी। यहां से देखिए आप कुछ समझ सकते हैं। आखिर में कुछ आयन दे रखे हैं, तो आयन के नाम जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम की अगर हम बात NCERT का ही सब कुछ है, तो हम देखिए सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम क्या है, +1 है, ठीक। पोटेशियम की क्या है, +1 है। सिल्वर क्या है, +1 है। कॉपर क्या है, कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर हमें फर्स्ट और सेकंड 2 मिलने देख लीजिए, ठीक है, ठीक। तो एक होता है मेरे पास क्यूप्रक, एक होता है मेरे पास क्यूप्रक, एक होता है क्यूप्रस, ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस। ये है मेरे पास फेरिक और ये है फेरिक, इसे मैं कहता हूं फेरस और इसे कहता हूं मैं फेरिक, ठीक। तो इस प्रकार से जिस पर बैलेंस हुआ उसे हम फेरस कहते हैं, उस पर उतनी बैलेंस उसे हम कहते हैं। ये हमें थोड़ा याद रखना है, अमोनियम की इतना है, नाइट्रोजन की इतनी है, H2, तो ये यहाँ पर हमें पॉली एटॉमिक आयन देखने के लिए मिलने हैं, तो उस पॉली एटॉमिक आयन में ये हमें थोड़ा याद रखना है, उनकी अलग अलग चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसे देखते हैं पहले हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए, रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। अब रासायनिक सूत्र हम लिख रहे हैं, तो रासायनिक सूत्र लिखते हुए हम निम्न नियमों का पालन करने। पहली बात देखिए, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होनी चाहिए। तो जब भी कभी हम कोई केमिकल सूत्र लिख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हम कार्बन का लिखें, तो कार्बन की मान लीजिए मुझे बैलेंसी 4 मिल रही है, ठीक, और ऑक्सीजन की मुझे बैलेंसी 2 मिल रही है। मान लीजिए कि ये है मेरे पास कार्बन की बैलेंसी है 4, नाइट्रोजन की है 3, और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की 2 है, और हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन की 1 है। तो अगर मैं कार्बन को इसके साथ में जोड़ूंगा तो कार्बन की 4 है, तो कार्बन की 4 बैलेंसी के साथ में ये चीज़ 4 जुड़ी होंगी। जैसे कार्बन ये है तो कार्बन के साथ में देखो 4 जुड़ी होंगी, क्योंकि इसकी बैलेंसी 1 है, ठीक। ऐसे करके अगर मान लीजिए कि मैं कार्बन के साथ में, अगर मान लीजिए कि मुझे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक, तो हमें खूब मालूम है कि हम कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जोड़ना है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास कार्बन, और कार्बन की बैलेंसी होती है 4, तो देखिए 4 बैलेंसी को हम लिख देंगे, और इसके साथ मुझे ऑक्सीजन जोड़ना है, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी दूँ, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। इस प्रकार से हम ऑक्सीजन को, उसी प्रकार से अगर हम किसी प्रकार से कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जोड़ते हैं, तो हम कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जोड़ते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। मान लीजिए यह है मेरे पास कार्बन, और कार्बन के साथ में हमें जोड़ना है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी है 3, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी है 3, ऐसे 3 जोड़ दो। अब इसकी एक बैलेंसी खाली रहेगी, तो इस एक बैलेंसी आप लिख सकते हैं कुछ भी, कुछ ना कुछ जुड़ी होगी। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं कि इनके प्रकार से ऐसे करके हम इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे देखिए समझिए
तो हमें देखो यही तो कह रहा है, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, इस प्रकार संतुलित होना चाहिए जो हमने बताई थी। जब एक यौगिक, एक कंपाउंड किसी धातु अथवा अधातु के संयोजन से निर्मित है, जब कोई कंपाउंड ऐसा बन रहा है जिसमें क्या है, धातु और अधातु है, दोनों से मिल रहा है, ठीक है, धातु और अधातु के साथ निर्मित होता है। तो कोई कंपाउंड अगर मेरे पास बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये है सोडियम और ये है क्लोराइड, तो इसमें क्या है, एक धातु है और एक अधातु है, तो दोनों मिलकर के क्या एक यौगिक बना देंगे, ठीक है, एक यौगिक निर्मित करते हैं, तो एक यौगिक निर्मित होता है, ठीक है। तब धातु के नाम, अगर ऐसी बात करते हैं तब देखिए इसमें क्या लिखा है, धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है मेरे पास धातु और ये है मेरे पास अधातु, ठीक, तो यहाँ पर इसे हम पहले लिखेंगे। तो इसे देखिए हमने यहाँ पर देखो पहले लिखा है, ये देखो, तो यही तो कह रहा है कि धातु का नाम उसके प्रतीक के रासायनिक सूत्र में पहले लिखेंगे। तो धातु का नाम मैं पहले लिखूंगा कभी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम की बात करता हूँ तो कैल्शियम क्या है, मेरे पास धातु है, कैल्शियम क्या है मेरे पास, धातु। ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, अधातु। ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, अधातु है। तो अगर हम दोनों के कॉम्बिनेशन को लेंगे तो मुझे जब भी कभी उसका कंपाउंड लिखना है, उसका धातु और अधातु से बने हुए जो कंपाउंड है उसका सूत्र बनना है, तो पहले मैं धातु का नाम लिखूंगा, पहले धातु का सिंबल लिखूंगा। तो जैसे कैल्शियम इसे लिखूंगा पहले, ठीक इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड वाला देखो अभी मैंने बताया, तो इसमें यह क्या है, धातु है, ये धातु है, एक अधातु है, तो हमेशा धातु को पहले लिखेंगे। सबसे पहले बात यह है कि हम क्या लिखेंगे, धातु को पहले लिखेंगे। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा देखिए और आगे, अब देखिए आगे हमारे पास आयरन सल्फाइड। अब आयरन सल्फाइड मान लीजिए मेरे पास लिख रहा है आयरन सल्फाइड, ठीक है, आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड में लिखते हैं तो आयरन ये वाली क्या है, ये धातु है, ये देखिए धातु है, और सल्फाइड क्या है, अधातु। तो धातु को मैं पहले लिख रहा हूँ, धातु को मैं क्या लिख रहा हूँ पहले, और अधातु को लिख रहा हूँ मैं बाद में, अधातु को लिख रहा हूँ मैं बाद में, पहले धातु को लिख रहा हूँ फिर अधातु को लिख रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए कॉपर ऑक्साइड, ठीक, तो कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या है मेरे पास, धातु, कॉपर क्या है, धातु, ऑक्साइड क्या है, अधातु, ठीक। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या है, धातु को हमने पहले लिख दिया, वही देखो बताया एनसीईआरटी में लिखा है कि धातु को सबसे पहले। अब इसमें देखिए एक धातु एक धातु, जब एक धातु और एक धातु दोनों मिलते हैं तो क्या बनाएंगे मेरे, तो मेरे क्या बनाएंगे, एक यौगिक बनाएंगे। तो जब यौगिक बन गया है तो उसमें धातु का नाम पहले जोड़ दिया जाएगा, तो उसमें मेरे धातु का नाम पहले जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर आगे देखिए बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन कौन से होते हैं, बहुपरमाणुक आयन जिसमें परमाणु की संख्या है। बहुपरमाणुक आयन द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। तो आयनों को कोष्टक में, ठीक, आयनों को कोष्टक में लिखेंगे और आयनों की संख्या कितनी है वो कोष्टक के बाहर लिखेंगे। देखिए पहले क्या, बहुपरमाणुक आयन में ये है मेरे पास एक बहुपरमाणुक आयन, ठीक, एक परमाणु देखिए ये है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए Mg का मेरे पास क्या है, एक परमाणु है, ठीक। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के दो हैं, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, दो का गुणा रहा में, और हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के भी दो हैं। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे MgOH या OH, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, दो, ऑक्सीजन के कितने हो गए, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो परमाणु, तो 5 परमाणु होंगे। तो 5 परमाणुओं को जब कोई समूह है तो मैं उसे क्या कहूँगा, बहुपरमाणुक। उसके ऊपर लगा है क्या, आयन, तो मैं बहुपरमाणुक आयन कह दूंगा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित जो बहुपरमाणु होते हैं इनसे मिलकर के जो मेरे यौगिक बनेंगे, ये मेरा एक कंपाउंड बन गया पूरा। ये क्या बन गया मेरे पास, कंपाउंड। ये हमारे पास क्या बन गया, पूरा एक कंपाउंड, यौगिक बन गया, ठीक है। तो यौगिकों में तो आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर, ये है देखिए, इसे कोष्टक में लिख देंगे, इसे लिखेंगे कोष्टक में, और इनकी संख्या कितनी है इसे लिख देंगे हम कोष्टक से बाहर। इसकी संख्या को लिखते हैं कोष्टक के बाहर लिखते हैं,
तो इस प्रकार की चीज़ों को देखिए हम लिखते हैं तो हमें ऐसे दर्शाने पड़ते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम देखिए लिखते हैं तो हमें ऐसे दर्शाने पड़ते हैं। ठीक, यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो, ठीक, तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं है। अब ये है बहुपरमाणुक आयन। अब बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 है तो मैं 1 को ऐसे लिख दूंगा। ठीक, अब इसमें बहुपरमाणुक जो आयन है इसकी संख्या देखते हैं 2 है, यहाँ पर है संख्या 2। ये है बहुपरमाणुक आयन, ये है आयन, इसे बोलते हैं देखो आयन। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की संयोजकता होती है देखिए 2। पहले इसे समझिए, यहाँ पर मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है 2, और ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, और हाइड्रोजन की संयोजकता है 1। ठीक, अब मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। तो अब इससे मिलाकर के जो हम एक सूत्र बनाएंगे उसे देखो ऐसे लिखेंगे। देखिए बच्चे, अब ऐसे लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, तो 2 का मतलब इसकी 2 बैलेंसिंग है, इसकी ऐसे करके या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। मैग्नीशियम के साथ 2 डंडे जोड़ेंगे, 2 बॉन्ड जोड़ेंगे, इसे कहता हूं मैं बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है 2, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है 2, ऑक्सीजन संयोजकता 2 है। ठीक, ऑक्सीजन संयोजकता 2 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितनी संयोजकता 1, तो हाइड्रोजन संयोजकता कितनी होती है 1। हाइड्रोजन 1 के साथ में जुड़ी है, ऑक्सीजन देखिए 1 इस बॉन्ड से जुड़ी है, 1 इस बॉन्ड से जुड़ी है, ऑक्सीजन ये वाली ऑक्सीजन इस बॉन्ड से जुड़ी है, इस बॉन्ड से जुड़ी है। मैग्नीशियम की देखिए 2 होनी चाहिए, मैग्नीशियम की देखिए 1 ये है, 1 है, तो मैग्नीशियम की 2 बैलेंसी पूरी हो गई। ऑक्सीजन की 2 बैलेंसी होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो ऑक्सीजन की देखिए 1 बैलेंसी ये है, 1 बैलेंसी ये है, इस ऑक्सीजन की 1 बैलेंसी ये है, 1 बैलेंसी ये है, हाइड्रोजन की 1 बैलेंसी होनी चाहिए, 1 संयोजकता है, तो ऐसे। तो अगर मैं इसे संरचना के रूप में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब मैं इसे शॉर्ट में लिख दूंगा, तो शॉर्ट में लिखने के लिए जो कह रहा है बहुपरमाणुक आयनों के द्वारा जो मेरे यौगिक बन रहे हैं उन आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए तो आयनों को कोष्टक में लिखेंगे। तो ये है आयन, तो इन आयनों को मैं कोष्टक में लिखूंगा, तो इसे कोष्टक में देखो ऐसे लिख देंगे। ये है मैग्नीशियम, तो अब मैं 2 डंडे लगाने की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, ऐसे करके लिख दूंगा। ठीक, अब कितने हैं जे, 1 ये है और 1 ये है, तो मेरे पास 2 हो गए, 2 का गुणा हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे। तो यही तो कह रहा है और उसकी जो संख्या। अब हम यहां पर और देखिए, थोड़ी देखते हैं यहां पर चीज, सरल यौगिकों के सूत्र। अब कुछ सरल यौगिक, जो सरल सिंपल कंपाउंड हमारे बने, उसके कुछ सूत्र बनाना सीखेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए, 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित, 2 भिन्न भिन्न तत्व, देखिए 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को 2 अंगी यौगिक बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए क्या है, 2 भिन्न भिन्न तत्व, ये देखो कह रहा है भिन्न भिन्न तत्व। भिन्न भिन्न तत्व मतलब एक अलग है, एक अलग है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व मिलते हैं तो मेरा यौगिक बनता है। तो यौगिक का क्या बनेगा, एक अणु बनेगा। तो अणु, तो यौगिक के अणु क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक, डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम। अब ये कह सकते डिफरेंट एलिमेंट्स एटम। तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट एलिमेंट मिलने हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, सेम टाइप के मिलेंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, तो मेरा एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल समझ जाए, जो सेम टाइप मिलेगा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं, तो मेरा क्या, कंपाउंड का एक अणु बनेगा। तो वही तो कह रहा है, तो 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित, ये भिन्न भिन्न तत्व, ये अलग है, ये अलग है। तो जो यौगिक बनते हैं उसे 2 अंगी कहते हैं, उसे 2 अंगी कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये लिखा है मेरा HCl। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl का सूत्र। तो पहले, सबसे पहले हम देखें तत्व का प्रतीक लिखेंगे। तो तत्व मेरे पास क्या, एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लिख दिया, और दूसरा मेरे पास क्या, क्लोराइड मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब संयोजकता लिखेंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, इसकी होती है +1 और इसकी होती है -1। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वाली संयोजकता जो इसकी है वो इसके ऊपर पहुँच जाएगी और इसकी इसके ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक, तो अब अगर हम ये भी कह सकते हैं ये यहाँ पर पहुँच गई, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1 और Cl+1। इसे यहाँ से काट दो
तो आपकी हो जाएगी HCl, क्योंकि बराबर ही, तो बराबर वाली चीज़ को इसे यहाँ से ऐसे काट दो आप, HCl बराबर होगी। तो हाइड्रोजन की संयुक्ता देखिए +1 और क्लोरीन, तो हम इस प्रकार से ऐसे करके इसके सूत्र को कर सकते हैं। अब हम हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में और देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, हाइड्रोजन सल्फाइड के देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र देखो, हाइड्रोजन का पहले प्रतीक लिखो, ये है हाइड्रोजन का प्रतीक। अब लिख दो सल्फाइड का प्रतीक, ये है सल्फाइड का प्रतीक, ये है हाइड्रोजन का प्रतीक और ये है सल्फाइड का प्रतीक। अगर मैं बात करता हूँ संयोजकता की, ठीक, तो मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन की, देखिए संयोजकता की बात करता हूँ, संयोजकता तो संयोजकता में देखते हैं हम हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन की मुझे संयोजकता मिल रही है +1, और सल्फाइड की बात करता हूँ भैया मैं, सल्फाइड या सल्फर, ठीक है, तो इसकी है -2, तो इसकी है -2, तो इसकी देखिए +1 होती है, इसकी होती है -2, तो इसकी इसके ऊपर चली जाएगी, इसकी इसके ऊपर चली जाएगी, तो दोनों के ऊपर यहाँ पर चली जाएगी, तो मेरे पास सूत्र क्या हो जाएगा, H, ठीक है, H-2, ठीक है, H ऐसे कर दो, H-2 और S और S-1, वो S+1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख दो, तो इस माइनस को हम लिखते नहीं हैं, तो हम लिख देंगे H2S, तो मेरा जो सूत्र बन गया देखिए H2S, ऐसे करके हमारा सूत्र। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन की बात करता हूँ, तो कार्बन की मेरे पास देखो, कार्बन की संयोजकता क्या है +4, और क्लोराइड की कितनी है -1, क्लोराइड की है मेरे पास -1 और कार्बन की प्लस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये क्या है मेरे पास धातु है, और ये क्या है मेरे पास अधातु, भाई अधातु को तो बाद में लिखेंगे। तो अब हम इसे देखते हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन का मतलब है कि कार्बन में क्या 4 क्लोराइड लगे हुए हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं शुरू को, ये देखो कार्बन के पास ऐसे कर दिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसे ऐसे है कार्बन, ऐसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन की एक डंडे में 4 चीज़ जुड़ी होंगी, यहाँ पर देखो 4 Cl जुड़ी होंगी, अगर ये Cl नहीं होती तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी होती, तो लेकिन कार्बन के साथ 4 ही बॉन्ड होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन के साथ देखिए कितने 4 बॉन्ड यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इसलिए देखिए कार्बन अब कितने 1 2 3 4 को कहते हैं टेट्रा, तो टेट्रा क्या है क्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि कार्बन के ऊपर 4 क्लोराइड लगे हुए हैं, तो यही तो है कार्बन, एक कह देंगे कार्बन के ऊपर 4 क्लोराइड लगे हुए हैं, तो यही तो है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर समझिए, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है कार्बन की बैलेंस होती है 4, ठीक 4, अब यहाँ पर लगी क्या Cl, तो देखिए कार्बन है 1, उस पर लगी है 4 Cl, तो 1 2 3 4, तो कार्बन के ऊपर लगी है 4 Cl, तो टेट्राक्लो 4 को कहते हैं टेट्रा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम यहाँ पर कह सकते हैं कार्बन के ऊपर 4 क्लोराइड लगे हुए हैं, ठीक, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, ये देखिए 4, इसकी है 1, अब इसकी इस पे पहुंच जाएगी, इसकी इस पे पहुंच जाएगी, तो हम यहाँ पर लग देंगे C, ठीक, Cl4, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है, ठीक, प्रतीक ये संयुक्त है, तो इस प्रकार से हम उसकी बैलेंसी को बनाते चलते हैं। अब देखिए हम आगे एक और लिखते हैं, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं, तो मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम पे बैलेंसी होती है, अब बैलेंसी की बात करेंगे मैग्नीशियम की, ठीक। देखिए ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या अणु, ये क्या है एक मैग्नीशियम क्लोराइड का अणु, ठीक, यानी एक यौगिक का अणु, यौगिक बन गया, ठीक। ये है मेरे पास क्या धातु और ये है मेरे पास अधातु, ठीक। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन, ये देखो 2 क्लोराइड आयन, प्रत्येक मैग्नीशियम आयन, यानी मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। इस प्रकार आयनिक यौगिकों में
धनात्मक या ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की संयोजकता है भैया मेरे पास +2 और दूसरा है मेरे पास क्लोराइड। क्लोराइड की है -1, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम की है +2 और क्लोराइड की है -1, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। तो हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं क्या हो गया मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम 2 डंडों के साथ में जुड़ा हुआ, ठीक, एक पर यहाँ पर Cl है, ऐसे भी कर सकते हैं। हम उसकी संतुलन को बनानी है। अब हम देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब हम देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम की संयोजकता है मुझे मिलती है +3 और ऑक्साइड की संयोजकता मिलती है मुझे 2, ठीक, -2। तो ये है देखिए एल्युमिनियम को हमने अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग लिख दिया मैंने तत्व के रूप में। इसकी देखिए 3 है प्लस की और इसकी है -2, ठीक। अब हम कैंची का गुणा कर देंगे, इसकी इसके ऊपर, इसके उस पर, तो इसकी इसके ऊपर कर दो, तो Al -2 कर दो आप, ठीक है। वो है इस पर +3 कर दो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं Al2O3, Al2O3, ठीक। इसी प्रकार से हम देखते हैं, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। कैल्शियम ये धातु है, ये अधातु है। कैल्शियम की देखते हैं, तो कैल्शियम की देखते हैं मेरे पास कैल्शियम की है हमारे पास +2 और ऑक्सीजन की होती है -2। तो देखिए कैल्शियम की है हमारे पास +2 संयोजकता, ऑक्सीजन की है -2, इसका गुणा करते हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम, कैल्शियम में +2 थी तो -2 हो गई, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन बस किया कि 2, ठीक है। तो हम इसे इससे काट दो आप, इसे कटेगी और तो हमारे पास ये होगी CO, तो हमारे पास सूत्र बनेगा CO, तो मैं इसे ऐसे काट दूंगा, ठीक, ऐसे करके मेरा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाए। तो हम इस प्रकार से इसके बारे में समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। अब हम देखते हैं बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, ऐसे यौगिक देखते हैं जिसमें क्या परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो जैसे सोडियम नाइट्रेट, जैसे कि हम सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो देखिए सोडियम को हमने यहाँ पर लिख दिया और नाइट्रेट को मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये बहुपरमाणुक आयन हो गए। तो इस पर होती है -1, तो ये है मेरे पास क्या नाइट्रेट, नाइट्रेट की बात करते तो इस पर है -1, संयोजकता की बात करते हैं तो इसकी होती है +1, इसकी होती है -1। अब ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं Na, अब इस -1 को इस पर कर दूँ, ठीक, -1। अब NO3 इस पर पूरे पर कैसी है +1 बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो ये है +1, इसे काटो, इस -1 थे तो आप आराम से लिख दो, तो NaNO3, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं आराम से NaNO3, ऐसे कर दो आप या ऐसे कर दो, एक ही बात है NaNO3। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ को कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखिए अगला देखते हैं, अगला हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला हम देखेंगे, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी है +2, ठीक। कैल्शियम की होती है +2 और पूरे हाइड्रोक्साइड की होती है, तो पूरे हाइड्रोक्साइड की होती है -1, ठीक, -1, ये देखो लिखी हुई है -1। अब ऐसे लिख दो आप, तो इसे हम लिख देंगे जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम पर आ जाएगा आपका -1 और OH है, इस OH पर क्या आ जाएगा आपका +2, ठीक। तो अब आप लिख दो ऐसे आराम से CaOH, ऐसे कर दो CaOH होल ट्वाइस, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि कैल्शियम की बैलेंसी कितनी है, कैल्शियम की बैलेंसी कितनी है 2, देखिए कैल्शियम की बैलेंसी कितनी है, ये है कैल्शियम, तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी है 2, तो 2 संयोजकता देखो ऐसी होती है, 2 डंडे होंगे, ये क्या है 2
डंडे, बॉन्ड। ये क्या है? दो डंडे, बॉन्ड। अब एक बॉन्ड पे OH लगा होगा, ठीक, एक बॉन्ड पे OH लगा होगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, मतलब 3 तत्व मिले देखने के लिए। यहाँ पर देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं। एक तो देखिए मुझे कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? आपकी इतनी। ऑक्सीजन देखने के लिए मिला, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, ठीक है। और हाइड्रोजन देखने के लिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इनकी क्या है, ये इनकी क्या है, ये संयोजकता। अब कैल्शियम के साथ में 2 डंडे होंगे, तो ये है मेरे पास कैल्शियम। कैल्शियम देखिए 1, 2। ऑक्सीजन के 2 डंडे होंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 डंडे। एक डंडा एक ये है और दूसरा इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक, ऐसे लिख दो आप, ऐसे समझो। देखिए इसे देखो, इसे देखो यहाँ पर, तो कैल्शियम की है 2, ठीक है, ऑक्सीजन की है 2, हाइड्रोजन की है 1। तो कैल्शियम की देखो 2 डंडे कर दो, पहले कैल्शियम के साथ कर दो 2 डंडे, या तो ऐसे कर दो। अब ऑक्सीजन के साथ कर दो 2 डंडे, तो ऑक्सीजन के देखिए एक डंडा तो ये होगा, दूसरा डंडा इस H के साथ में होगा, एक डंडा इसके साथ में होगा। अब देखो सब बराबर होगी। कैल्शियम के 2 डंडे होने चाहिए, कैल्शियम के देखो एक डंडा ये हो गया, एक, यानी कि कैल्शियम के साथ में 2 बॉन्ड जुड़े हुए होने चाहिए। इसके देखिए 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड ये जुड़ा हुआ, एक जुड़ा हुआ। ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन का देखिए एक बॉन्ड इसके साथ में जुड़ा हुआ, एक इसके साथ में जुड़ा हुआ। इस ऑक्सीजन का एक इसके साथ में जुड़ा हुआ, एक इसके साथ में। अब हाइड्रोजन का 1 होना चाहिए, तो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? 1। तो हाइड्रोजन देखिए केवल एक से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब इसे शॉर्ट रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दो, कोष्टक में लगा दो। इसे कोष्टक बंद कर देंगे, OH को तो उल्टा कर दो, CO उल्टा, अब ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक कैल्शियम ऑक्साइड परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, ये है ऐसे के जो मैंने बताया वही है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, अब हम बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट की, बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो कार्बोनेट मेरा पूरा अलग है, एक ग्रुप, ये है मेरा पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। तो ये है सोडियम, सोडियम के पास होती है 1 प्लस की 1, और कार्बोनेट की होती है 2, ठीक। तो हम ये भी कह सकते हैं कार्बोनेट से कि जो बॉन्ड है 2, इससे कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होगी। तो यहाँ पर हम इसे आसानी से लिख सकते हैं, क्या, इसे इसके ऊपर रख दो, ये देखो लिखा हुआ है, ये है -2, ठीक है, और CO3 इस पे हो गया +1, तो इसे आराम से लिख दो, आराम से Na2CO3, ऐसे करो क्या, ये देखो लिखा हुआ नीचे, ठीक। इसी प्रकार से हम देखिए अगला देखते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अब मैं अमोनियम सल्फेट की बात करता हूँ, तो मेरे पास अमोनियम देखिए अलग है, इसकी अलग, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। तो अमोनियम की क्या है, इसकी वैलेंसी है +1 और सल्फेट की है -2। तो ये इस पर कर दो, ये इस पर कर दो, ठीक। तो इसे इस पर कर देंगे तो NH4 पर होल ट्वाइस कर देंगे, NH4 पर होल ट्वाइस, और SO4, या हम ऐसे भी तो रखते हैं, इसकी वैलेंसी 2 है, इस पूरे ग्रुप को यहाँ पर लिख दो। तो ये हमारा इसके बारे में कुछ था। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो हमारी बुक्स में NCERT के दे रखे हैं। उन क्वेश्चन आंसरों को हम देख करके समझेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, उनके कुछ हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे शांत बैठे रहें और NCERT का मजा लेते रहें। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है हमारी NCERT में, प्रश्न है एक, निम्न के सूत्र लिखिए। इसमें कह रहा है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। ये देखो लिख गया सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और इसकी होती है 1 और ऑक्सीजन की होती है 2, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है ये 2 होती है, ठीक, ये लिख दिया हमने ऐसे। अब इसकी होती है 1, इसमें ऐसे जोड़ दो, इसमें ऐसे जोड़ दो, या ऐसे लिख सकते हो N1 ये 1 हो तो Na2, देखो लग गया। अब देखो एल्युमिनियम क्लोराइड, भैया एल्युमिनियम की होती है वैलेंसी 3, ठीक, और क्लोराइड की होती है 1, ठीक है। तो Al पे 3 जोड़ दो, ऐसे करके लिख दो, Al के 3 डंडे होने चाहिए, आप ऐसे समझ लो, ठीक। एक Cl यहाँ जोड़ दो, एक Cl यहाँ जोड़ो, एक Cl दो, या आप ऐसे लिख सकते हो AlCl3, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक। सोडियम सल्फाइड, ठीक,
तो सोडियम की है वैलेंसी 1, ठीक है, और सल्फाइड की बात करें तो इस पे होती है -2, तो ये इस पे चली जाएगी, इस पे चली जाएगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सल्फाइड के 2 डंडे के साथ में एक सोडियम ये जुड़ी हुई है और एक सोडियम ये जुड़ी हुई है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं Na2, अब कितने हो गए, Na2S, तो होगी क्या आपकी Na2S, ठीक। अगला देखिए, अगला देखो, अगला देखिए क्या कह रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, हाइड्रोक्साइड की है 1। आप यहाँ पर ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि इस एलिमेंट को आप अलग लिख दो, इसे अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो, तो हम अब इससे अलग लिख देंगे। देखिए समझने के लिए, मैग्नीशियम को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक, मैग्नीशियम एलिमेंट अलग है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी मेरे पास 2 होती है। ऑक्सीजन को देखो मैंने अलग तोड़ के लिख दिया, ऑक्सीजन की 2 होती है। हाइड्रोजन की मैंने अलग लिख दिया, हाइड्रोजन की 1 होती है। अब इसे ऐसे क्रम में लिख दूँ, तो ऐसे क्रम में देखो लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये लिख दिया मैंने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होनी चाहिए 2 वैलेंसी, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 वैलेंसी होगी, ठीक। मैग्नीशियम 2 वैलेंसी से जुड़ी होगी, ठीक। अब ऑक्सीजन भी 2 से जुड़ी होनी चाहिए। अब ये ऑक्सीजन इससे जुड़ी, इससे जुड़ी है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन अभी एक कम है, तो एक डंडा इसका ऐसे कर दो, यहाँ पर H जोड़ दो, यहाँ पर H जोड़ दो, तो मैग्नीशियम को ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये लगी आपकी मैग्नीशियम OH, मैग्नीशियम OH या मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस, ठीक, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये बन गया हमारा। अगला देखिए, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। अब निम्नलिखित देखो सूत्र हैं, जैसे Al2SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं, जो मेरे पास एल्युमिनियम है, इस एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3 और SO4 की है 2। SO4 की कितनी होती है वैलेंसी, 2, तो इसकी इस पर चली गई, ये इसकी है और ये इसकी है वैलेंसी, ठीक, तो ये इसकी है, तो ये इसकी वैलेंसी, तो क्या मतलब क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट का ये बन गया सूत्र, ठीक। अब है कैल्शियम क्लोराइड, तो ये है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र ये होगा, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की होती है 1, तो ये इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, ये लो K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट की 2 होती है, देखो SO4 की 2 होती है, इसकी 1 होती है। पोटेशियम नाइट्रेट, प्यारे बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र हो गया, ठीक। इस प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट पे वैलेंसी होती है -1 और पोटेशियम पे होती है +1, वो उससे कटेगी, वो उससे कटेगी। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट पर भी बैलेंसी 2 होती है माइनस की, इस पर होती है बैलेंसी 2 माइनस की और इस पर होती है बैलेंसी 2 प्लस की, ये इससे काट दो तो आपका बन जाएगा सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, तो बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम की है 2 वैलेंसी और कार्बोनेट इसकी है -2, ठीक, तो कैल्शियम मैंने यहाँ पर लिख दिया और कार्बोनेट मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसकी है मेरे पास +2 और इसकी है -2, इसे इस पे कर दो, ये इस पे कर दो, या इसे ऐसे काट दो, तो आप सीधे के सीधे लिख दो CO, काट दो बस, कैल्शियम ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, काट दो उसको। अगला आ गया, देखिए अगला देखिए, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। देखिए रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, ये देखिए किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक, संगठक मतलब कौन कौन से उसमें एलिमेंट हैं, उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों को प्रतीकों के माध्यम से प्रकट करता है। ये हमारा प्रश्न था, उसका आंसर है प्रतीक करता है। अब इसमें कह रहा है जैसे कि CaCO3 मैंने एग्जांपल ले लिया, तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लेता हूं तो यहाँ पर कैल्शियम क्या है, कैल्शियम का 1 परमाणु है, C कार्बन का 1 परमाणु है, यहाँ पर देखिए इसका है 1 और ये भी है 1 और ऑक्सीजन के हैं 3, ठीक, ऑक्सीजन के हैं 3 परमाणु। तो ये क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो यही कह रहा है किसी यौगिक का अगर रासायनिक सूत्र उसके जो संगठक हैं, संगठक क्या है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, ये उसके संगठन, इनसे मिलकर ही तो बनाया सूत्र, संगठन उसी को कहते हैं, उसके एलिमेंट्स को। तो उनके प्रतीकों का प्रतीकात्मक, उनके प्रतीकों का निरूपण कर रहा है, ठीक। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों को प्रतीकों के माध्यम से प्रकट कर रहा है, ये देखो प्रकट कर रहा है,
अगला देखिए प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा एनसीईआरटी का। अगला प्रश्न, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? जैसे माने H2S, H2S में कितने परमाणु विद्यमान हैं? तो H2S अणु में मुझे 3 परमाणु मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं 2 और सल्फर का है 1, तो 3 परमाणु हैं। तो इसमें देखिए अणु में 3 परमाणु हैं, अर्थात 2 हाइड्रोजन तथा 1 सल्फर विद्यमान है। ठीक है। अब PO4 बात करते हैं। PO4 में 5 परमाणु हैं। ये पर देखिए P फास्फोरस का है मेरे पास 1, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के हैं 4, तो 5 हो गए। तो इस आयन में 5 परमाणु हैं, 1 फास्फोरस का, 4 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो इस प्रकार से इसमें परमाणु विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को हमें आपका देख सकें। आज के लिए इतना ही, हमारी क्लास का यहाँ पर समापन होता है। अगली लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करते रहिए। और यहाँ पर सब कुछ फ्री कंटेंट मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है। हिंदी में मिलेगा आपको, इंग्लिश में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।